I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is health as a key component of social infrastructure. We will discuss about the success, the failures and the challenges of health sector in India. So let us discuss about health. What is the meaning of health? Health does not mean the absence of disease. It is much more than this. तो हेल्थ का मतलब क्या है? Health means a sound physical, mental and emotional state of the individual. जब कोई व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट है, then we say that he is a healthy person. So हेल्थ जो है किसी भी व्यक्ति की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाती है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है एज अ लेबर वो बढ़ जाती है और साथ में उसकी मेंटल एबिलिटीज भी डेवलप होती हैं, इनहेंस होती हैं। मतलब एक हेल्दी व्यक्ति जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ भी हाई लेवल की होती हैं। तो हेल्थ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर किसी की लाइफ का। जैसे अक्सर सुनते भी हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ किसी भी इंसान का सबसे बड़ा वेल्थ है। आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा वेल्थ है, अच्छा बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है, सब कुछ है उनके जीवन में, लेकिन हेल्थ सही नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कि क्या वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक कमी उनको ये खलती है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति हेल्दी हो, हर व्यक्ति की हेल्थ अच्छी हो। हेल्थ जो है वो किसी भी व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, मेंटल कैपेबिलिटीज़ है, उन सबको एक अच्छे लेवल पर रखता है और वो देश के काम आती हैं। एक हेल्दी व्यक्ति की हर जगह डिमांड होती है। कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी बीमार आदमी को काम पे नहीं रखना चाहेगा। इसलिए हेल्थ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ हमारी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसका अच्छा होना वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। इसलिए हर किसी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और जो हेल्थ की सिचुएशन है हर किसी की वो बहुत अच्छी स्थिति में रहना ज़रूरी है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया में हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद। 1991 तक सबसे ज़्यादा जो लीडिंग रोल था वो गवर्नमेंट सेक्टर का था। तो गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाया गया। 91 के बाद न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए इंडिया में, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बढ़ा दिया गया और आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर का भी हेल्थ सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स बढ़ाए गए हैं हेल्थ सेक्टर में, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। फर्स्ट इज डिक्लाइन इन डेथ रेट। इंडिया में जो डेथ रेट 1951 में 27 पर 1000 था, वो ईयर 2016 में कम होकर 6.4 पर 1000 हो चुका है। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। कहाँ ये सब
27 पर 1000 था और कहाँ अब ये 6.4 पर 1000 पे आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि डेथ रेट में काफ़ी ज़्यादा सुधार है, कमी है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका क्या मतलब होता है वो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी 1951 के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। 1951 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी ये 146 पर 1000 थी, जबकि ईयर 2016 में ये कम होकर 34 पर 1000 हो चुकी है। तो इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट इज राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। जो एक एवरेज लाइफ है इंडिया में वो भी बढ़ी है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ी है। 1951 में जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इंडिया में थी इट वाज ओनली 32 ईयर्स, लेकिन अभी 2020 में बढ़कर ये 69.5 ईयर हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस। तो कई तरह की ऐसी खतरनाक बीमारियां जिसमें मलेरिया, टीबी, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, इन सब बीमारियों को कंट्रोल किया गया है भारत में। तो ये भी एक बड़ी सफलता है हेल्थ सेक्टर की। और जो आपका 5 ईयर से नीचे के जो बच्चे हैं उनका मोर्टेलिटी रेट वो भी कम हुआ है। देयर इज अ डिक्लाइन इन द अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट। 1960 में ये 248 पर 1000 था, जबकि ईयर 2014 में ये कम होकर 245 हो चुका है। तो इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह से जो हेल्थ सेक्टर है उसमें हेल्थ सर्विसेज में काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है इंडिया में। सो लेट अस डिस्कस दिस आल्सो। अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 1951 में नंबरिंग में ये सिर्फ 28 थे इंडिया में, जबकि 2011 में ये 321 हो चुके हैं। डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स 1951 में 9209 थे, जबकि 2011 में 35,071 हो चुके हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स, ये 1951 में 725 थे, जबकि अब ये बढ़कर 1,75,277 हो चुके हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई है। नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल्स, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को अगर हम मिला लें, पर 10,000 पॉपुलेशन, 10,000 पॉपुलेशन के लिए कितने बेड्स अवेलेबल हैं? तो 1951 में ये 3.2 था, लेकिन अब बढ़कर ये 4.2 हुआ है। तो इसमें भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, जो मॉडर्न सिस्टम के डॉक्टर हैं, तो 1951 में इनका जो नंबर था इंडिया में कुल मिलाकर ये 61,840 डॉक्टर्स थे इंडिया में, जबकि 2011 के डाटा के हिसाब से ये 8,16,629 हो चुके हैं। मतलब इसमें भी भारी वृद्धि है। अगर हम नर्सिस की बात करें तो 1951 में टोटल नंबर ऑफ नर्सिस वर 18,054, लेकिन 2011 में ये बढ़कर 17,02,555 हो चुके हैं। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 10,000 पॉपुलेशन, 10,000 लोगों के पीछे कितने डॉक्टर्स थे 1951 में? दिस वाज 1.7 इन नंबर्स, लेकिन अब 2011 में ये बढ़कर 6 हो चुका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया।
इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन 3 टायर्स। टायर 1 में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर्स को शामिल किया जाता है। ये जो हेल्थ सेंटर हैं इनको यूजुअली एक ही डॉक्टर चलाता है और साथ में एक नर्सिंग स्टाफ उसको मिलता है। इन सेंटर्स में जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उन्हीं का इलाज हो पाता है। कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की यहाँ पर सर्विसेज नहीं मिलती हैं और यहाँ पर जो एक्सरे या ईसीजी या सर्जरी की जो सुविधाएं वो यहाँ पर प्राप्त नहीं होती हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। एक तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देते हैं और छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते हैं। टायर 2 में सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया जाता है। ये जो हेल्थ केयर सेंटर हैं ये यूजुअली बड़े शहरों में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर स्थापित किए जाते हैं और इनमें ईसीजी, एक्सरे या सर्जरी की जो सुविधाएं हैं वो अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर सुविधाएं बढ़ जाती हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के मुकाबले। एंड टायर 3 में हम शामिल करते हैं टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर्स। तो इसमें हम उन इंस्टीट्यूशंस को शामिल करते हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ में एक तरह से पायनियर इंस्टीट्यूशंस होती हैं और मेडिकल सर्विसेज यहाँ पर फुल मेडिकल सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं, फुल फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं और मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इन इंस्टीट्यूशंस में होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एम्स है न्यू दिल्ली में या चंडीगढ़ में पीजीआई है, इस तरह के जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम टायर 3 में शामिल करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। प्राइवेट सेक्टर आज लीडिंग रोल में है हेल्थ सेक्टर में और इसने अपना एक डोमिनेंस बनाया है मेडिकल केयर सर्विसेज में, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हो या कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स हो। फाइनली द प्रोविज़न ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर लीड कर रहा है और इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ केयर स्पेंडिंग का टोटल 8% मिलता था, लेकिन अभी ये 80% से ज़्यादा हो चुका है। मतलब मोर देन 80% ऑफ द हेल्थ केयर स्पेंडिंग इज बीइंग डन इन द प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की तो 93% हॉस्पिटल्स, 64% बेड्स एंड 80 to 85% of doctors they belong to the private sector health infrastructure। तो आप देख सकते हैं कि 93% से ज़्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं इंडिया में वो प्राइवेट सेक्टर के हैं और 64% से ज़्यादा बेड ये भी प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं और 85% से ज़्यादा डॉक्टर दे बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इस डाटा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले कई गुना बढ़ चुका है। नेक्स्ट इज हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। उसकी वजह से इंडिया में डेथ रेट में कमी आई है, बर्थ रेट भी कम हुआ है, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट में भी काफ़ी कमी आई है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ वो बढ़ी है और जो एपिडेमिक डेथ्स होती थी उसमें भी भारी कमी है। लेकिन उसके बावजूद भी हेल्थ सेक्टर आज कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स कि ये समस्याएं किस तरह की हैं।
So first point is unequal distribution of healthcare services. इंडिया में जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स ऑफ द कंट्री, ये बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। ज़्यादातर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो अर्बन एरियाज़ में सेंटर्ड हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत ही कम है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर ज़्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए थी, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस जिस तरह से कि एड्स है, HIV है, सार्स है, इस तरह की जो बीमारियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं और इन पर अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाया है। और साथ ही अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, पूरा संसार जिसको झेल रहा है, कोरोना वायरस, ये भी एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट इज पुअर मैनेजमेंट। तो हेल्थ सेक्टर का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। मतलब कि जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या हेल्थ पर्सनल्स हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट है। कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत कम है। जो मैनेजमेंट है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का बहुत ही पुअर है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं हेल्थ सेंटर बने हुए हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं, और अगर डॉक्टर है भी तो कभी कभार आते हैं। इसी तरह जो हेल्पिंग स्टाफ है कई बार तो वही डॉक्टर का भी रोल निभा रहा होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। अब जब से नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनी है इंडिया में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब 1991 में इम्प्लीमेंट की गई, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन पे जोर दिया गया। तो हेल्थ सेक्टर का भी प्राइवेटाइजेशन किया गया है। अब प्राइवेटाइजेशन से नो डाउट कि जो प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, उसमें काफ़ी सुधार आया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज बहुत महंगी होती हैं और उसको लाखों लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में कि जो पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो हेल्थ केयर सर्विसेज को अवेल कर पाने में उसको डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि ये सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा हैं और उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस। जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनका अपकीप एंड मेंटेनेंस, उनकी मुरम्मत और रखरखाव बहुत ही पुअर है इंडिया में। और जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर अपकीप एंड मेंटेनेंस जो है बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादा अच्छी सुविधाएं जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर प्रोवाइड करते हैं, और इसीलिए पेशेंट जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर का ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन समस्या फिर वही है कि प्राइवेट सेक्टर के ट्रीटमेंट को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। स्पेशली जो पुअर सेगमेंट है इंडिया में वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर सैनिटेशन लेवल। इंडिया में साफ सफाई, स्वच्छता पर भी बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। जो सैनिटेशन लेवल है वो काफ़ी पुअर है, इसलिए लोगों को अपने घरों के आसपास या जहां काम करते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा रखने की आवश्यकता होती है। और ख़ास करके जो सैनिटेशन लेवल है ये स्लम एरियाज़ में बहुत बुरी स्थिति में है। वहाँ पर लोग ना जाने किस तरह से जीवन जीते हैं। द सैनिटेशन लेवल इज़ वेरी वेरी पुअर इन द स्लम एरियाज़। नेक्स्ट पॉइंट इज़ only 5% of GDP is given to the health sector in India. हमारे देश में हेल्थ सेक्टर पर जो खर्चा किया जाता है वो GDP का लगभग 5% है, मतलब कि बहुत ही कम है। अगर हम USA जैसी कंट्री की बात करें तो USA की GDP का लगभग 15% जो है वहाँ लोगों की हेल्थ पे खर्च किया जाता है।
मतलब कि हेल्थ सेक्टर को 15% ऑफ जीडीपी मिलता है यूएसए में, जबकि इंडिया में जो है ये सिर्फ 5% है। तो ये बहुत ही कम स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत कम खर्चा है। मतलब कि बात सिर्फ खर्चे की नहीं है, बात ये है कि जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसके लिए बट नेचुरल है कि खर्चा तो करना होगा। नेक्स्ट इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम 6 तरह के सिस्टम्स को शामिल करते हैं: आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। ये वो सिस्टम्स हैं जो शुरू से ही इंडिया में चलते आए हैं, या फिर इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो विदेशी लोग भारत में लेकर आए और वक्त के साथ साथ वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गए। तो ये 6 तरह के सिस्टम इंडिया में चलते आ रहे हैं। और अगर हम कुछ डाटा की बात करें तो एज ऑन अप्रैल 1, 2015 इंडिया में 3632 आईएसएम हॉस्पिटल्स हैं, जबकि 26,325 डिस्पेंसरीज हैं और 58,020 बेड हैं और 7,44,563 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं। 544 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, जबकि 170 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं इंडिया में। तो ये इसका डाटा है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that others can also be benefited from this. Thank you.